सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ। मैं आपको जो कल पढ़ाया कि मूल अधिकार क्या हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए और मूल अधिकार कितने हैं, कितने मौलिक अधिकार अपन को दिए गए, इसके बारे में कल मैंने आपको सही विस्तार से बताया। इसलिए मैं आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि जो अनुच्छेद 1 से लेकर के हमारे संविधान में जो बनाया गया था, उस वक्त अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद रखे गए थे। फिर मैंने कल समानता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक और जो पढ़ाने की शुरुआत की, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि 1 से लेकर के 13 तक जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसलिए मैंने सोचा जो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 13 तक के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या रखा गया है और किस किस को शामिल किया गया है और कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं। तो आज मैं उस एक अनुच्छेद से लेकर के और 13 तक के जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, सही विस्तार से उनके बारे में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि इनके बारे में नॉलेज आपको हो सके। तो आज मैं शुरुआत करता हूं अनुच्छेद 1 से लेकर के 13 तक क्या क्या शामिल किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ, पहले तो 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। आज हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं इसमें शामिल किए गए हैं। इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि भाग 1 में क्या क्या शामिल किया गया है। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें शामिल किया गया है और 4 तक क्या क्या शामिल किया गया है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसलिए अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है कि उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद जो पहला अनुच्छेद है वो है 1। पहले अनुच्छेद में ये बताया गया है कि ये घोषणा करता है कि भारत इंडिया तो नाम तो होगा, लेकिन राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इसलिए यहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्यों का समूह होगा। ये अनुच्छेद पहले में बताया गया कि राज्यों का संघ होगा, भारतीय राज्यों का संघ होगा, संघ शब्द को प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा जो अनुच्छेद है वो है संसद नए राज्यों का गठन करने की शक्ति है। संसद के पास तो है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति, संसद को दी गई है अनुच्छेद 2 में। अगर नए राज्य बनाने हैं तो ये प्रक्रिया जो है संसद में ही शामिल की गई है, संसद में ही इसके शक्ति जो है संसद के पास दी गई है कि किसको राज्य बनाना है, किसको राज्य नहीं बनाना है। अनुच्छेद 3 में कहा है कि नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया कैसे के बारे में इस अनुच्छेद में नंबर 3 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार चालू की जाए, कैसे इस प्रक्रिया को कैसे चलाया जाए जब जाकर उसको राज्य बनाया जाए। तो इस अनुच्छेद में सारी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन नए राज्य का निर्माण या सीमा परिवर्तन राष्ट्रपति के परामर्श से ही किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर राज्य का निर्माण करना है या उसको गठन करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति का परामर्श लेना ही लिया जाएगा, जब भी ये कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है, जो मैंने आपको अनुच्छेद 2 और 3 बताए गए हैं, अनुच्छेद 2 और 3 बताए गए हैं, ये दोनों अधिकार वो संसद के पास हैं। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है, राज्यों के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, राज्यों का गठन करने की प्रक्रिया है, सीमाओं का नाम, राज्य का नाम परिवर्तन करना या नाम को चेंज करना या संशोधन करना या सीमा को बढ़ाना या घटाने का जो कार्य होता है वो नॉर्मल तरीके से होता है संसद में। इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 को जो है अनुच्छेद 368 के संविधान जो संशोधन को जो दिया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 2 और 3 को शामिल नहीं किया जाएगा। ये तो हैं आपके भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया कितना क्षेत्र होगा। इसलिए भाग 1 में 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं।
भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है। जो हमारे संविधान में भाग 22 है, इसमें से दूसरा भाग है, उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगर भारत में जो व्यक्ति निवास करता है या बाहर से आता है या यहाँ से जाता है फिर दोबारा आता है, तो इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए कि भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो हमारे पास यहाँ कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान पहले अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ और नागरिकता संबंधी प्रावधान जो 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ और नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में बताया गया है। और इसमें अगर नागरिकता प्राप्त करनी है, प्रारंभ करनी है, नागरिकता प्राप्त करनी है, तो हमें पास कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, इसलिए अनुच्छेद 5 में शर्तें बताई गई है नागरिकता प्राप्त करने की। सबसे पहले यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसकी नागरिकता मिली। दूसरा, यदि वह उसके माता पिता में से एक भारत का हो तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 5 में भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो मैंने बता दिया गया है कि अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो ये 3 शर्तें होना बहुत ज़रूरी है। भारत में जन्म हुआ हो या माता पिता में से एक भारतीय हो, और तीसरा है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूरे भारत में रहा हो, उस व्यक्ति को नागरिकता आसानी से दी जा सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 6 में ऐसे व्यक्ति की नागरिकता देने के संबंध में जो नागरिक पाकिस्तान से आए हों और उनके लिए निम्न शर्तें होना बहुत है। 2 शर्तें हैं। अगर वो पाकिस्तान से आए हो तो उनको नागरिकता देनी है, तो उसमें शर्तें रखी गई हैं। यदि शर्त यह है, पहली शर्त यह है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुए हों और भारत में सामान्यतः निवास कर रहे हों, पहली शर्त है। दूसरी है कि 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो वह भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु भारत सरकार के द्वारा 6 महीने पहले उसको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और वो 6 महीने भारत में रहना उसको पड़ेगा। 6 महीने भारत में रहने के बाद उसको आसानी से नागरिकता दी जा सकती है। इसलिए पाकिस्तान से आए व्यक्ति को ये 2 शर्तें करना बहुत ज़रूरी है। ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान से आया हुआ, कुछ शर्तें ऐसी है। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान से आया हो तो उसके पास शर्तें ये होगी कि एक तो भारत सरकार के द्वारा प्रार्थना पत्र 6 महीने के लिए उसको 6 महीने भारत में रहना होगा और उसके प्रार्थना पत्र लेना होगा ताकि वो भारत में रह सके और 6 महीने उसको बिताए, उसके बाद उसको नागरिकता दी जा सकती है। और 8 में ये बताया कि ऐसे व्यक्ति जिसका वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो, स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो, इसलिए वह व्यक्ति अपना भारतीय सरकार के अपने पंजीकरण करा कर भारत का नागरिक बन सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति हो जिसका वंश हो यहाँ का रहा हो या भारत रह रहा हो या बाहर रह रहा हो, अगर वापस आता है तो अपना पंजीकरण करवा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 9 में यह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा या कर लिया है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अनुच्छेद 10 में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, संसद ऐसे नियम बना सकती है कि अगर कोई गड़बड़ हो तो उसकी नागरिकता समाप्ति कर दी जा सकती है। तो भारत का नागरिक या समझा जाता है तो संसद ऐसे नियम बना सकती है कि वो भारत का नागरिक है। और 11 में एक आगे संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है और समाप्त कर सकती है। ये अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर संसद चाहे तो उसकी नागरिकता ले भी सकती है और उसको हटा भी सकती है। संसद कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। इसलिए आज जो वर्तमान में जो विवाद चल रहा है, CAA का जो प्रावधान चल रहा है, वो इस प्रकार का विवाद बना हुआ है। वर्तमान में जो है ये विवाद चल रहा है कि संसद ऐसे कैसे किसको नागरिकता दे सकती है और कैसे उसको हटा सकती है, तो इसका विरोध चल रहा है। जो आज वर्तमान में ये विरोध काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद ये मैंने आपको बताया कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है डिवाइड किया गया है, अनुच्छेद बताए गए हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में तक,
इसके बाद भाग 3 में जो है मूल अधिकार जो दिए गए हैं 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद 12 में है कि राज्य से संबंधी प्रावधान किया गया है कि राज्य किसको बनाया जाए या राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के बारे में क्या कहा जा सकता है, राज्य किसे कहेंगे। ये जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषाओं के बारे में राज्य की परिभाषाओं को जो है डिफाइन किया गया है। राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य किसे कहेंगे, ये अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारत के न्यायपालिका के पास होगा, कि मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है उसका उत्तरदायित्व भी न्यायालय को दिया गया है कि उसकी जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना या मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो काम है वो न्यायालय को, न्यायपालिका को दिया गया है। न्यायपालिका उसकी सुरक्षा करेगा। उसके बाद जो है आपके जो लेसन जो आपके किताब में जो टॉपिक दे रखे हैं वहीं से शुरुआत कर रखी है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है आप लोगों को। समानता का अधिकार में सबसे पहला जो अधिकार आता है 14 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, सभी को समान अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में कि राज्य को यह आदेश दिया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है अवसरों की समानता। हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, वह व्यक्ति किसी भी पद पे जा सकता है या नौकरी प्राप्त कर सकता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में बताया गया कि सामाजिक समानता बढ़ाने के लिए संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत की भावना का अंत किया गया है, प्रावधान किया गया है। अगर व्यक्ति छुआछूत की भावना रखेगा तो उसे न्यायालय के द्वारा सजा दी जा सकती है या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकती है। इसलिए अस्पृश्यता को मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 को रखा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद है कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 18 में बताया गया कि इस अनुच्छेद में संविधान में सेना या विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि दिया जाना प्रतिबंधित है। कि राज्य, सेना और विद्या या शिक्षा के मामले में जो है जो उपाधि दी जा सकती है, इसके अलावा कोई उपाधियाँ नहीं दी जा सकती। इसलिए इस उपाधियों में से उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इस अनुच्छेद में 18 में ये कहा गया है उपाधियों का अंत, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया कि किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ओनली सेना और विद्या को छोड़ करके या शिक्षा को छोड़ करके। ये मैंने आपको समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छी तरह से समझा दिया गया है। और जो आपको जो इच्छा थी कि 1 से लेकर के 11 तक के जो है कौन कौन से प्रावधान हैं उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। और अनुच्छेद 1 से लेकर के 13 तक के क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। और जो 22 भाग जो अपने संविधान में बताए गए हैं उन 22 भागों में से अलग अलग भाग जो है मैं जैसे आपको आगे पढ़ाऊँगा जो अनुच्छेद आपके पास आएंगे उन अनुच्छेदों में भाग को अलग अलग डिवाइडेशन करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो सके, अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। तो पहले भाग में मैंने आपको बता दिया गया है 1 से 4 तक है। दूसरे भाग में बता दिया गया है अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक जो है इसका प्रावधान किया गया है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और भाग 3 में जो मैंने आपको बताया गया है कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। और इसके बारे में कल चर्चा भी की गई थी कि 23 अनुच्छेद हैं जो आपको दिए गए हैं। और 12 में ये बताया कि राज्य से संबंधी परिभाषाओं के बारे में चर्चा की गई है कि परिभाषा राज्य की बताई गई है कि कौन कौन सी परिभाषाएँ हैं, ये परिभाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद जो है 13 है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो न्यायपालिका के पास रखा गया है। और इसके बाद 14 से 18 तक मैंने आपको एक एक अनुच्छेदों के बारे में बता दिया गया है और नोट्स में करवा दिया गया है।
इसलिए आपको इन अनुच्छेदों को अच्छी तरह से याद करना है, ताकि भविष्य में बहुत इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद है, कंपटीशन में आने वाले भी अनुच्छेद हैं। और इस अनुच्छेद जो मैंने आपको बताया गया है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई अनुच्छेद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान जो है मोबाइल जो है इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से मैं उसे हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूं। अगर आपको मेरे से संपर्क करना है, अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और इसलिए मैं आपको हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। आपको इन अनुच्छेदों को अच्छी तरह से याद करना है और कॉपी में नोट करना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, और इन अनुच्छेदों को अच्छी तरह से याद करना है, रटना नहीं है, इनको समझ करके याद करना है। और कॉपी में सुंदर अक्षरों में अच्छी तरह से एक अलग कॉपी बना करके, ताकि भविष्य में भी ये जो मैटर है वो आपको याद हो सके, भविष्य में भी इस मैटर को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ताकि कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी प्रश्न आए, तो आप उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए आज मैं इतना ही बताऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक आपको कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं। उस अधिकारों के बारे में मैं कल की क्लास में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। इसलिए आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। जय हिंद।